नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही कम दिनों के लिए आप लोग जो दिसंबर 2024 का है फॉर्म भर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए और रिवीजन करिए। तो देखिए, आज मैं रिवीजन सीरीज़ में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को लेके आया हूँ। तो आज हम जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती किसी ना किसी तरह से, उन सभी को हम देखेंगे और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उनको भी जानेंगे। तो देखिए, भीष्म साहनी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको जान लीजिए आप। भीष्म साहनी का जो जन्म है 1915 में हुआ था, मृत्यु इनकी 2003 ईस्वी में हुई थी। अब इनके हम रचनाओं को देख लेते हैं क्योंकि रचनाएं पूछी जाती हैं। तो देखिए, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो रचना है 1953 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है पहला पाठ जो कि 1957 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है पटरिया जो कि 1973 ईस्वी की रचना है। फिर है निशाचर 1983 ईस्वी की रचना है। वांगचू 1978 ईस्वी की रचना है। फिर है पाली 1988 ईस्वी की रचना है। फिर है भटकती राख 1966 ईस्वी की रचना है। और इसको देख लीजिए, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी की रचना है और डायन 1998 ईस्वी की है। तो देखिए, इन रचनाओं को आप जरूर याद कीजिए और इनका जो प्रकाशन वर्ष है इसको भी जरूर याद कीजिए क्योंकि पूछा जाता है। और क्योंकि पूछा जाता है तो आप इनकी रचनाओं को भी जरूर याद कीजिए और प्रकाशन वर्ष को भी। और जितने भी साहित्यकार हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जो जन्म तिथि है, जैसे कि भीष्म साहनी का 1915 है, तो इसको जरूर याद कीजिए क्योंकि सीरीज में मतलब मिलान में आएगा ऐसा सवाल और आपको ये करना पड़ेगा, या असेंबल करने वाले में ये सवाल आएंगे, तो इनको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया जो रचना है भीष्म साहनी की ही रचना है, 1973 ईस्वी की रचना है। कहानी संग्रह पटरियों में संकलित है। यह भी पूछा जाएगा कि कौन सी कहानी जो है किस कहानी संग्रह या किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसको भी देखते चलिएगा। जो अमृतसर आ गया रचना है 1973 ईस्वी की रचना है और पटरिया कहानी संग्रह में संग्रहित है। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि ये कहानी है, तो कहानी विधा की रचना है। इसमें देख लेते हैं कि मतलब जो रचनाकार है उसने अपनी कहानी में बताया गया। तो शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान के भयावहता और विनाश का वर्णन है। अगर आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से मतलब लोगों ने फेस किया होगा उस चीज़ को। तो वही चीज़ें जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। अमृतसर आ गया जो कि भीष्म साहनी की रचना है। प्रेमचंद। देखिए, प्रेमचंद से सवाल हर एग्ज़ाम में, अगर आप हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हैं या आप हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम में आपको एक या दो प्रश्न पक्का मिलेगा। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वह 1880 में हुआ था। 1936 में इनका देहांत हो गया था। कहानी देख लीजिए इनकी कौन कौन सी है। बड़े घर की बेटी जो कि 1910 ईस्वी की कहानी है। फिर है नमक का दारोगा 1913 ईस्वी की कहानी है। फिर है सौत 1915 ईस्वी की कहानी है। फिर है पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की कहानी है। फिर है सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी की कहानी है। बलिदान 1918 ईस्वी की कहानी है और बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी की कहानी है। देखिए, प्रेमचंद की हिंदी की जो पहली कहानी मानी जाती है वह है पंच परमेश्वर। तो हिंदी की पहली कहानी इनकी जो है पंच परमेश्वर को माना जाता है। इससे पहले कहानियाँ लिखा करते थे प्रेमचंद, लेकिन वे उर्दू में लिखा करते थे, इसलिए वह जितनी भी कहानियाँ थी फारसी में लिखा करते थे। इसीलिए जो हिंदी की पहली कहानी है वह पंच परमेश्वर है और इसको जरूर याद रखिएगा। उदय प्रकाश। उदय प्रकाश देख लीजिए इसके बारे में, 1952 में इनका जन्म हुआ है। ये पत्रकार भी रहे, कथाकार भी रहे, चर्चित कवि भी रहे, तो फिल्मकार भी रहे, मतलब इन्होंने बहुत फील्डों में काम किया है। और देख लीजिए इनकी रचनाएं किस प्रकार की है। इनके कृतियों के अंग्रेजी, जर्मन, जापानी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी उपलब्ध हैं। तो उदय प्रकाश की जो रचनाएं हैं बहुत सारी भाषाओं में हमें देखने को मिलती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनको जरूर देख लेते हैं हम। राम राम सजीवन की प्रेम कथा। फिर है
मंगोलिस, फिर है दिल्ली की दीवार, फिर है अरेबा परेबा आदि। और इनकी कहानियों को भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे रचनाकारों से पूछा जाता है जिनके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं या बहुत ही कम नॉलेज होता है, उनसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। दरियाई घोड़ा, देखिए दरियाई घोड़ा जो है ये पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर मतलब ध्यान में रखिएगा, दरियाई घोड़ा। उसके बाद है और अंत में प्रार्थना, एक मिनट थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ, हाँ। और अंत में प्रार्थना 1994 ईस्वी की रचना है। फिर है पाल गोदाम का स्कूटर, 1997 ईस्वी की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की, 2001 ईस्वी की रचना है। फिर है दत्तात्रेय का दुख, 2002 ईस्वी की रचना है। फिर है मोहनदास, 2010 ईस्वी की रचना है। तो इनकी जितनी भी प्रमुख कहानियां हैं या प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप एक बार देखते चलिए और कोशिश करिए कि ये याद हो जाए। देखिए उसने कहा था ये इतनी महत्वपूर्ण रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ये पूछी जाती है। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, सरस्वती पत्रिका में जितनी भी रचनाएं छपी हैं, प्रकाशित हुई हैं, उनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है और इसका जो प्रकाशन है 1915 में हुआ है। और इसके मुख्य पात्रों को भी देख लेते हैं, क्योंकि पात्र से भी मिलान में प्रश्न आते हैं। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं उसको देख लीजिए। लहना सिंह प्रमुख पात्र है, जो कि सेना का एक वीर है, सिपाही है, वचनबद्ध व्यक्ति है। सूबेदारनी नारी मुख्य पात्र लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका, सूबेदार की पत्नी। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके आया हूँ। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको कंटेंट देखना है तो पीछे कुछ क्लासेस मैंने दी है, उसमें कंटेंट पढ़ाया है। मैं यहाँ पे केवल आपके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूँ, तो आपको कई चीज़ें हो सकती है समझ में ना आए, तो आप चीज़ों को देखते चलिए ताकि बस आपका एक तरह से रिवीजन हो सके। वजीरा सिंह जो है सूबेदार है, जो कि सूबेदारनी का पति है, और बोधा सिंह जो है उन दोनों का बेटा है। और कीरत सिंह जो है लहना सिंह का मित्र है। और देख लीजिए इसकी कहानी जो है क्या है, तो इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। कहानी का कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य है। एक मिनट। कहानी का कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। और देखिए क्या है, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण कहानी है। पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्लैशबैक शैली में एक तरह से कह सकते हैं कि ये पहली कहानी है अपने समय की, इसको प्रथम कहानी के श्रेणी के अंतर्गत भी रखा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनसे प्रश्न बनेंगे। 1883 में इनका जन्म हुआ है, 1922 में इनका निधन हुआ है। कहानियाँ इनका जो है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, फिर है बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, फिर है उसने कहा था 1915 ईस्वी। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये तीनों जो कहानियाँ हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और इससे प्रश्न बनने तय हैं, तो इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। और यही तीन कहानियों के कारण जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो गए। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। प्रथम कहानी श्रेणी के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। ये जो कहानी है इसका प्रकाशन जो है 1903 ईस्वी में हुआ है। पंडित जी आदि, ठीक है, इसके जो मुख्य पात्र हैं पंडित जी हैं और भी इसके अंतर्गत आने वाले पात्र हैं। और देखिए क्या है, इसमें समय की महत्ता का वर्णन किया गया है कि समय किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए ग्राम कहानी, जो ग्राम कहानी है, ग्राम कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। विधा जो है कहानी है, इंदु में उनकी पहली कहानी मान सकते हैं ग्राम को। 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है और मोहनलाल आदि जो है इसके पात्र हैं। अब देख लीजिए क्या है, विषय क्या है इस कहानी का, तो मोहनलाल की आंतरिक अवस्था जो ग्राम्य जीवन में व्यतीत है, तो ये बात बताई गई है। उसने कहा था, इसके बारे में हमने ऊपर भी देखा था, फिर देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, कहानी है 1915 में इसका प्रकाशन हुआ है। सूबेदारनी, लहना सिंह आदि, बुद्ध, यही सारे के सारे इसके पात्र हैं।
यहाँ कहानी जो है लहना सिंह के आत्म बलिदान को बताती है। अब देखिए आकाशदीप जो रचना है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कहानी है 1929 ईस्वी की रचना है। चंपा और बुद्धगुप्त, मणिभद्र, जया आदि इसके पात्र हैं। विषय देखें तो इस कहानी में एक सफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। अब इसको देख लेते हैं क्या है। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित, तो देखिए इनका जो जन्म है 1884 में हुआ है और इनका देहांत 1941 ईस्वी में हुआ है। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे और इनसे जितने भी संबंधित कथन हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कथन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। और इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिलेबस में भी लगा हुआ है और इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो मुख्य रचनाएं जो है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर है चिंतामणि है, फिर है हिंदी शब्द सागर है, फिर है नागरिक पहचानी पत्रिका है। अब देख लीजिए जयशंकर प्रसाद, इनको एक तरह से नाटकों का जनक तो नहीं कह सकते, लेकिन नाटकों को जब भी हम पढ़ते हैं तो इनको एक केंद्र बिंदु को रूप में रखकर पढ़ते हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ है, 1937 में इनका निधन हुआ है। हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। अगर हम इनकी कहानियों को देखें तो कहानियों को भी देख लेते हैं। छाया जो कहानी है इनकी 1912 ईस्वी की है। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी की है। आंधी 1931 ईस्वी की है। इंद्रजाल 1936 ईस्वी की है। अब देख लेते हैं इसको। लाल पान की बेगम कहानी के मुख्य पात्र बिरजू की माँ है। तो लाल पान की बेगम जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और आंचलिक कहानी हम इसको कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेले का वर्णन किया गया है और देखिए क्या है, कहानी की शुरुआत ही उसके गुस्से से होती है। यह कहानी की नायिका है और एक सशक्त महिला भी है। देखिए बिरजू की माँ पल में गुस्सा हो जाती है। गांव की वृद्धा को भी वह ताने सुनाने से नहीं चूकती। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, कहानी है, पहले ही मैं बता चुका हूँ और इसको देख लीजिए। लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है और नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशों को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। तो इसमें बात की गई है मेले जाने का वर्णन है और उसी में नाच देखने का वर्णन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवन वानगी है लाल पान की बेगम। तो इस कहानी में, इस रचना में हमें ये देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको देख लीजिए जैनेन्द्र से संबंधित, क्योंकि जैनेन्द्र जो है एक मनोवैज्ञानिक रचनाकार हैं और इनसे प्रश्न बनते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट, मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर सूक्ष्म एवं गहन स्तरों का स्पर्श आदि का चित्रण मिलता है। जैनेन्द्र जी बाह्य जीवन यथार्थ का महत्व नहीं देते, मतलब बाहरी जीवन को वो महत्व नहीं देते, वो आंतरिक जीवन को महत्व देते हैं कि मनुष्य जो है वो सोचता क्या है, वह किस प्रकार से, मतलब उसका जो किसी के लिए व्यवहार है वह क्यों है वैसा, तो इन सभी चीज़ों को महत्व देते हैं। वे मन स्थिति में ही परिस्थिति की भी संश्लिष्ट मानते हैं। अगर हम इनकी कहानियों को देखें, कहानी संग्रहों को देखें तो कौन कौन सी है, तो फांसी जो इनकी कहानी संग्रह है 1929 ईस्वी की रचना है। फिर है वातायन 1930 ईस्वी की रचना है। नीलम देश की राज्य कन्या 1933 ईस्वी की रचना है। पाजेब 1942 ईस्वी की रचना है और जय संधि 1949 ईस्वी की रचना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। इनको अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब अगर आप फिलॉसफी या मनोविज्ञान से संबंधित चीज़ों को पढ़ने में आनंद लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रमुख कहानियाँ देख लीजिए इनकी कौन है। स्पर्धा, फिर है स्पर्धा, फिर है पत्नी एक कैदी, फिर है
गदर के बाद फिर है बाहुबली, फिर है लाल सरोवर, और देख लीजिए फिर है जानवी आदि। तो ये सारी सारी जो है इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थे। अज्ञेय, यह भी मनोवैज्ञानिक एक तरह से रचनाकार हैं। इनका जो मतलब बैकग्राउंड है साइंस से संबंधित है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसी से वैसी ही मतलब साइंस या विज्ञान से संबंधित ही मिलती है। अज्ञेय, वैज्ञानिक यथार्थ में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते परखते हैं। अज्ञेय ने बदलते हुए संदर्भों में नए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। इनके कहानी संग्रहों को देख लीजिए। परंपरा 1940 ईस्वी की कहानी है। कोठरी की बात 1945 ईस्वी की कहानी है। शरणार्थी 1948 ईस्वी की कहानी है। जयदोल 1951 ईस्वी की कहानी है। फिर है ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी की कहानी है। और प्रमुख कहानियों को केवल देखें तो ये कहानी संग्रह थे। अब कहानियों को देख लीजिए। तो है हॉलीबोर्न की बतके, फिर है मेजर चौधरी की वापसी, फिर है कड़िया, अमर वल्लभी, मैना, फिर है सिग्नेलर और है रोज आदि। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। रोज कहानी को हम गैग्रिन कहानी के नाम से भी जानते हैं, तो इन सभी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। रोज जो है अज्ञेय की कहानी है, 1934 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं मालती है, फिर है लेखक खुद है, महेश्वर है जो कि डॉक्टर है, फिर टीटी जो मालती और महेश्वर का बच्चा है। तो ये सारे सारे इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। विषय देख लेते हैं क्या है। विषय जो है मैं शैली में लिखी मनोवैज्ञानिक कहानिक है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो अज्ञेय का जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ है और 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अन्य कहानी संग्रह अगर हम इनके देखें तो विपथगा 1937 ईस्वी की कहानी है। परंपरा 1940 ईस्वी की कहानी है। कोठरी की बात 1945 ईस्वी की कहानी है। फिर अमर वल्लरी 1945 ईस्वी की कहानी है। और शरणार्थी 1948 ईस्वी की कहानी है। जयदोल 1951 ईस्वी की कहानी है। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी की कहानी है। तो देखिए ये जितने भी मतलब मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे मतलब अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 5 या 6 प्रश्न इससे बनने चाहिए और बनेंगे। तो देखिए इसकी जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है। अब मैं रिवीजन पर्पस से मैं वीडियोस को आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके और चीज़ों को आप अच्छे से समझ सके। तो देखिए इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे है और लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी पीडीएफ्स है कि केवल आप उसको अगर आप ढंग से तैयार कर लेंगे तो आपका जो मतलब नेट जेआरएफ है वो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपके लिए लाता रहूं। और आप लोग मेरे साथ एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए। आप देखिएगा कि आप कितनी सारी नई चीज़ों को जान पाते हैं और आपके लिए कितना लाभदायी होगा ये चैनल। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो साहित्य गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।